आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। सिटी इंडिया न्यूज की तमाम टीम की जानिब से अहले वतन को 75 साल यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए देखते हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर महमूद हसन के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हिंदुस्तान आज 75 साल यौम आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे हर कौम के लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस आज मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अफसोस हम लोग उनके नाम को मिटने से बचा नहीं सके। लेकिन जो बचे हुए नाम हैं, तारीख में तो कम से कम उनको याद रखना ज़रूरी है, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले। इसीलिए सिटी इंडिया न्यूज़ हिंदुस्तान के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से एक सीरीज पेश कर रहा है, जो आइंदा हफ्ते तक चलेगी, जिसमें हर दिन एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए एक और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है महमूद हसन, इनके बारे में भी हम आपको डिटेल्स बताते हैं। महमूद हसन देवबंदी, शेखुल हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये 1851 से 1920 तक एक हिंदुस्तानी मुसलमान स्कॉलर और हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के सरगर्म कारकुन थे, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मुश्तरका बुनियाद रखी और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिल्क लेटर मूवमेंट का आगाज़ किया। वो दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में पढ़ने वाले पहले स्टूडेंट थे। उनके टीचर्स में मोहम्मद कासिम नानतवी और महमूद देवबंदी शामिल थे, और वो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और रशीद अहमद गंगोही से तसव्वुफ में उन्होंने इल्म हासिल किया था। हिंदुस्तान में बरतानवी राज का तख्ता उलटना चाहते थे। उसको हासिल करने के लिए उन्होंने दो जोग्राफियाई इलाकों पर तवज्जो मरकूज की। पहला खुद मुख्तार कबाइल का इलाका था, जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान रहते थे। असीर अदरावाई का कहना है कि यह तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आने वाले लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे, और हसन का अपनी नकलो हरकत के लिए इस इलाके का इंतखाब यकीनन उसकी दानिशमंदी और बसीरत का आला तरीन सबूत था। दूसरा इलाका उसके अंदर था, भारत। वो उन तमाम मुखलिस रहनुमाओं को मुतासिर करना चाहते थे जो इसके मकसद की हिमायत के लिए कम्युनिटी की देखभाल करते थे, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। पहले महज पर काम करने वाले उलमा में उनके शागिर्द और साथी जैसे अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल रहीम सिंधी, मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी, उबैदुल्लाह सिंधी और अजीज गुल पेशावरी शामिल थे। उन्होंने हसन के प्रोग्राम को सरहदी इलाकों और खुद मुख्तार कबाइल में फैला दिया। दूसरे महज पर जिन उलमा ने काम किया उनमें मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल रहीम रायपुरी और अहमदुल्लाह पानीपती शामिल थे। मोहम्मद मियां देवबंदी कहते हैं, शेखुल हिंद अपने शागिर्दों और उनके पास आने वाले लोगों की फितरत और सलाहियत को बगौर देखते थे। उन्होंने उनमें से चंद अफराद को मुंतखब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो यज़स्तान पहुंचे और खुद मुख्तार कबाइल को हिंदुस्तान पर हमला करने पर उकसाएं। ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बगावत के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था। अगर अफगान और तुर्की की हुकूमतें मलेशिया को फौजी इमदाद फराहम करती हैं और उस फौज के हमले के दौरान मुल्क के अंदर लोग बगावत के लिए उठ खड़े होते हैं, यज़स्तान महमूद हसन की तहरीक का मरकज था। हिंदुस्तान की आरजी हुकूमत को हसन के शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी और उनके साथियों ने डिजाइन किया था और महेंद्र प्रताप को सदर मुकर्रर किया था। हसन ने खुद 1915 में जर्मन और तुर्की की हिमायत हासिल करने के लिए हिजाज का सफर किया। वो 18 सितंबर 1915 को बम्बई से रवाना हुए और उनके साथ स्कॉलर्स भी थे, जिनमें मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी, मुर्तज़ा हसन चांदपुरी, मोहम्मद सहबल भागलपुरी और अजीज गुल पेशावरी शामिल थे। 18 अक्टूबर 1915 को वो मक्का गए, जहां उन्होंने तुर्की के गवर्नर गालिब पाशा और अनवर पाशा से मुलाकातें की, जो तुर्की के वजीर दिफा थे। गालिब पाशा ने उन्हें मदद का यकीन दिलाया और उन्हें 3 खतूत दिए। एक खत हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम, दूसरा गवर्नर बसरी पाशा के नाम और तीसरा अनवर पाशा को। हसन की शाम के गवर्नर जयमल पाशा से भी मुलाकात हुई, जिसने गालिबन पाशा की बातों से इत्तेफाक किया। हसन को खदशा था कि अगर वो हिंदुस्तान वापस आए तो अंग्रेजों के हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसलिए कहा कि उन्हें अफगानिस्तान की सरहद तक पहुंचने की इजाज़त दी जाए, जहां से वो यज़स्तान पहुंच सके।
जेमल ने एक बहाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर उसे गिरफ्तारी का खदशा है तो वो हिजाज या तुर्की के किसी दूसरे इलाके में रुक सकता है। इसके बाद सर्कुलेटर मूवमेंट नामी प्रोग्राम को लीक कर दिया गया और उसके अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हसन को दिसंबर 1916 में अपने साथियों तालिब इल्मों हुसैन अहमद मदनी और अजीज गुल पेशावरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने तुर्कों के खिलाफ बगावत की और अंग्रेजों के साथ इत्तेहाद किया था। शरीफ ने फिर उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया और उन्हें माल्टा के किले वर्दला में हसन को कैद कर दिया गया। मई 1920 में उनको फिर रिहा कर दिया गया और 8 जून 1920 तक वो बम्बई पहुंच गए थे। अब्दुल बारी फिरंगी महली, हाफिज मोहम्मद अहमद, किफायतुल्लाह दहलवी, शौकत अली और महात्मा गांधी समेत अहम उलमा और सियासी शख्सियात ने उनका खैर मुकद्दम किया। उनकी रिहाई को तहरीक खिलाफत के लिए एक बहुत बड़ी इमदाद के तौर पर देखा गया और खिलाफत कमेटी की तरफ से उन्हें शेख उल हिंद यानी हिंदुस्तान के रहनुमा के खिताब से नवाजा गया। हसन ने मदरसा देवबंद के उलमा को तहरीक खिलाफत में शामिल होने की तरगीब दी। उन्होंने बरतानवी सामान के बाइकाट पर मजहबी हुक्म जारी किया, जिसे उस वक्त के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तलबा ने तलाश किया था। इस हुक्मनामे में उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी तरह से हुकूमत का साथ देने से गुरेज करें, सरकारी माली इयानत से चलने वाले स्कूलों और कॉलेजों का बाइकाट करें और सरकारी मुलाजिमतों से परहेज करें। इस हुक्म के बाद तलबा की अक्सरियत ने कॉलेज छोड़ दिया। इस हुक्मनामे ने तहरीक अदम ताउन की हिमायत की। इसके बाद हसन ने इलाहाबाद, फतेहपुर, गाजियापुर, फैजाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद का सफर किया और तहरीकों की हिमायत में मुसलमानों की रहनुमाई की। हसन ने जमीयतुल उलमा हिंद के दूसरे आम इजलास की सदारत की, जो नवंबर 1920 में दिल्ली में मुनक्किद हुआ था। इन्हें जमीयत का सदर मुकर्रर किया गया, जिस ओहदे पर वो कुछ दिनों बाद 30 नवंबर को अपनी वफात की वजह से खिदमत अंजाम नहीं दे सके थे। आम इजलास 19 नवंबर से शुरू होकर 3 दिनों पर मुहित हुआ और हसन की सदारत तकरीर उनके शागिर्द शब्बीर अहमद उस्मानी ने बुलंद आवाज से पढ़ी। हसन ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की वकालत की और कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो आज़ादी हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यह आखिरी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हसन ने शिरकत की। अलीगढ़ में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखने के एक दिन बाद 30 अक्टूबर 1920 को मुख्तार अहमद अंसारी की दरख्वास्त पर हसन ने दिल्ली का सफर किया। कई दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने अंसारी से दरियागंज में अपने घर पर इलाज करवाया। उनका इंतकाल 30 नवंबर 1920 को दिल्ली में हुआ। जैसे ही उनकी मौत की खबर का ऐलान हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और हसन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अंसारी के घर के बाहर जमा हो गए। इसके बाद अंसारी ने हसन के भाई हकीम मोहम्मद हसन से पूछा कि क्या वो महमूद हसन को महिदियान कब्रिस्तान में इंतजाम के साथ दिल्ली में दफन करने को तरजीह देते हैं या फिर लाश को मुंतकिल करने के इंतजाम के साथ देवबंद में दफन करने को तरजीह देते हैं। उनके ख्वाहिश के पेश नज़र उन्हें देवबंद में दफन करने का फैसला किया गया कि उन्हें उनके उस्ताद मोहम्मद कासिम नानतवी के खबर के पास दफन किया जाए। उनकी नमाज जनाजा कई बार अदा की गई। दिल्ली के लोगों ने अंसारी के घर के बाहर नमाज अदा की और फिर मैयत को देवबंद मुंतकिल किया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और नमाज जनाजा अदा की। इसके बाद मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन और मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा की गई। उनकी 5वीं और आखिरी नमाज जनाजा उनके भाई हकीम मोहम्मद हसन ने पढ़ाई और उन्हें कासमी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलगर्ज उन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते रहे और यहाँ के कई उलमा और सियासी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई और आज़ादी की खातिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ किया। तो ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।